मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और मिलर थ्योरम क्या होते हैं, यानी कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय एवं मिलर प्रमेय क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपसे इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार एक द्विपार्श्विक रेखीय सक्रिय जाल में स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती है। इस चित्र में एक सक्रिय जाल को स्रोत E तथा उसके श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z को दर्शाया गया है। इस सक्रिय जाल के टर्मिनलों A व B के बीच में एक निष्क्रिय जाल के तुल्य प्रतिबाधा ZR को जोड़ा गया है। सक्रिय जाल की प्रतिबाधा Z को प्रतिरोध R तथा प्रतिघात X के योग के रूप में इस प्रकार से लिखा गया है, Z = R + jX। इस प्रकार लोड की प्रतिबाधा होगी ZR = RR + jXR। हमें यह सिद्ध करना है कि लोड की अधिकतम शक्ति संचरण के लिए Z तथा ZR परस्पर संयुग्मी है, अर्थात ZR = R - jX। माना जाल में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब I = E/Z + ZR। तो हम लिख सकते हैं I की जो वैल्यू है ये हो जाएगा E/R + jX + RR + jXR। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में R + RR ब्रैकेट क्लोज + J ब्रैकेट में X + XR। लोड को संचित लोड के ऊपर जो संचित शक्ति होगी PR, ये हो जाएगा E²RR इन ब्रैकेट्स R + RR होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में X + XR ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। यदि XR परिवर्तित हो रही हो तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए del PR/del XR = 0। समीकरण से del PR/del XR = -2 E²RR ब्रैकेट में XR + X ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट RR + R ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XR + X ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, एक और ब्रैकेट होल स्क्वायर। यदि XR + X = 0, या तो ये कंडीशन होगी और दूसरा कंडीशन होगी, इससे हमें ये प्राप्त होगा XR = -XR। XR का मान अगर हम समीकरण में लिखते हैं तो PR इसकी वैल्यू हो जाएगी E²RR डिवाइड बाई ब्रैकेट में RR + R ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब मान लीजिए कि RR का मान परिवर्तन हो रहा है, तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए del PR/del RR = E² इन ब्रैकेट्स RR + R ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर -2 E²RR ब्रैकेट में RR + R ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई RR + R होल टू द पावर 4 = 0, या फिर E² ब्रैकेट में RR + R -2 E²RR = 0, या फिर E² R - RR = 0 या RR = R। समीकरण से XR तथा RR का मान अगर हम समीकरण में ऊपर वाले समीकरण में लिखते हैं तो ZR = R - jX, अर्थात लोड की अधिकतम शक्ति संचरण के लिए R तथा ZR Z तथा ZR परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। लोड को संचित अधिकतम शक्ति या फिर मैक्सिमम पावर टू द लोड, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब समीकरण से लोड को संचरित अधिकतम शक्ति तब होगी जब RR = R, यानी कि PR max = E² / 2 RR टू द पावर होल स्क्वायर RR = E² / 4 RR। अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में चित्र में दर्शाए गए परिपथ के अनुसार जो कुल प्रतिरोध है R + jX + R - jX = 2R, यानी कि I जो धारा है E/2R। इस चित्र में हमने इसको दर्शाया है। अतः स्रोत द्वारा प्राप्त कुल शक्ति PS = I² × 2R E² / 4R² × 2R E²/2R E²/2RR। समीकरण की तुलना करने पर हम पाते हैं कि अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जनरेटर से प्राप्त शक्ति में हानि का मान लोड में दी गई शक्ति के बराबर होता है, अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण दक्षता 50% होती है। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का उपयोग ऐसे कई परिपथों में किया जाता है जिनमें स्पीकर, माइक्रोफोन आदि जुड़े हुए होते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। एक जनरेटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है, 200
वोल्ट प्राप्त होता है। इस संयंत्र से 100 ओम तथा 400 ओम लोड लगाने पर लोड में दी गई शक्ति का मान ज्ञात करो। परिणाम के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दो। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि अ जनरेटर डेवलप्स 200 वोल्ट्स एंड हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms. Find the power delivered to a load of 100 ohms and 400 ohms. Comment on the result. तो अब हम लेते हैं RL इज इक्वल टू 100 ohms और R इंटरनल इज इक्वल टू 100 ohms और E की वैल्यू है 200 volts. अब लोड धारा IL इज इक्वल टू E डिवाइड बाई RL प्लस RI इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 1 amperes. अतः लोड की संचरित शक्ति PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर RL जो हो जाएगा 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 वॉट. स्रोत की कुल प्राप्त शक्ति PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर ब्रैकेट में RL प्लस RI ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 100 प्लस 100 ये हो गया 200 वॉट्स. अतः दक्षता ईटा ये हो जाएगी PL डिवाइड बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%. जब RL 400 ओम होगा तो IL हो जाएगा E डिवाइड बाई RL प्लस RI ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 100. तो ये वैल्यू हो जाएगी 200 बाई 500 ये 0.4 एम्पियर्स. अतः लोड को संचरित शक्ति PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर RL ये हो जाएगा 0.4 स्क्वायर इंटू 400 इज इक्वल टू 64 वॉट. स्रोत से प्राप्त कुल शक्ति PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर RL प्लस RI इज इक्वल टू 0.4 होल स्क्वायर इंटू 500 इज इक्वल टू 80 वॉट्स. अतः दक्षता ईटा इज इक्वल टू PL डिवाइड बाई P इंटू 100% ये हो जाएगा 64 बाई 80 इंटू 100% इज इक्वल टू 80%. हम देखते हैं कि जब लोड प्रतिरोध RL का स्रोत आंतरिक प्रतिरोध RI के बराबर है तब लोड को 100 वॉट शक्ति स्थानांतरित होती है, परंतु साथ ही जनित्र में भी 100 वॉट शक्ति का ह्रास होता है. परंतु जब RL इज नॉट इक्वल टू RI हालांकि लोड की कम शक्ति 64 वॉट का स्थानांतरण होता है, परंतु साथ ही जनित्र में काफ़ी कम शक्ति 16 वॉट का ह्रास होता है, यानी कि दक्षता अधिक होती है. अतः हम अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करना चाहते हैं जैसे कि प्रवर्तक में, तब हम RL इज इक्वल टू RI लेना चाहिए. परंतु यदि हम अधिक दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि शक्ति तंत्र में, तब हम RI का मान RL के काफ़ी कम लेना चाहिए. इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं. एक श्रव्य प्रवर्तक को लोड से जोड़ने से पहले 12 वोल्ट निर्गम प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त होती है. प्रवर्तक में निर्गम तथा उस तुल्य प्रतिरोध 15 ओम से अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए लोड का मान कितना होना चाहिए, निर्गम शक्ति का मान भी ज्ञात करना होगा. एन ऑडियो एम्पलीफायर प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट्स बिफोर कनेक्टिंग इट टू अ लोड. द एम्पलीफायर हैज़ एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms एट इट्स आउटपुट. व्हाट शुड बी द लोड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर. ऑल्सो कैलकुलेट द पावर आउटपुट अंडर दिस कंडीशन. अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार लोड का मान 15 ओम होना चाहिए. अतः RL इज इक्वल टू 15 ओम. तो जो धारा हो जाएगी ये हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 15 प्लस 15 ये हो जाएगा 12 बाई 30 इज इक्वल टू 2 बाई 5 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर्स. अतः लोड की संचरित जो शक्ति हो गया I स्क्वायर RL इज इक्वल टू 0.4 होल स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू 2.4 वॉट. अब ये उदाहरण लेते हैं. इसमें दर्शाए गए प्रत्यावर्ती जनित्र के लिए लोड में अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड का मान ज्ञात कीजिए. अधिकतम संचरित शक्ति का मान ज्ञात कीजिए. फॉर द AC जनरेटर शोन इन दिस फिगर, find the value of the load so that maximum power is transferred to the load. The maximum value of the power which is transferred that we have also got to find out. तो इसके हल में हम जानते हैं कि परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत होने पर लोड प्रतिबाधा ZL को अधिकतम शक्ति संचरित होती है जब लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत के आंतरिक प्रतिबाधा ZI परस्पर संयुग्मी होती है. उपयुक्त उदाहरण में ZI इज इक्वल टू 100 प्लस 50J ओम. अतः अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ZL इज इक्वल टू 100 माइनस J50 होगा. ZL इज इक्वल टू 100 माइनस J50 ओम्स. तो जो कुल प्रतिबाधा है ZT इज इक्वल टू ZI प्लस ZL ये हो जाएगा 100 प्लस J50 प्लस 100 माइनस J50 इज इक्वल टू 200 ओम्स. परिपथ में धारा हो जाएगी IB बाई ZT इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स. अतः लोड की संचरित अधिकतम शक्ति P मैक्स इज इक्वल टू I स्क्वायर RL इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 25 वॉट. अब हम बात करते हैं मिलर थ्योरम की. मिलर प्रमेय पुनर्निवेश प्रवर्धक
के विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रवर्धक प्रतिकरण कंपेंसेशन को समझाने के लिए इसके काफ़ी प्रयोग किया जाता है। यह प्रमेय दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एक वोल्टा के रूप में तथा धारा के रूप में। हालांकि दूसरा प्रकार काफ़ी कम प्रयोग में आता है। तो पहले हम बात करते हैं मिलर प्रमेय वोल्टाओं के लिए। किसी रेखीय परिपथ में यदि एक शाखा के दो संधियों नोड पर वोल्टा VA और VB है, इसके बीच में प्रतिबाधा Z जुड़ी हुई हो, तब इस एक शाखा को दो शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें इन संधियों या नोड को क्रमशः Z/1 - K और KZ/K-1 ये दो इसमें वैल्यूज़ होगी और K = VB/VA के द्वारा भूसंकल्पित या फिर ग्राउंड किया जाता है। चूँकि यह प्रमेय किरचॉफ के वोल्टा के नियम पर आधारित है, अतः इस वोल्टाओं में मिलर प्रमेय भी कहते हैं। उत्पत्ति की हम बात करते हैं अब। यहाँ हम एक स्वेच्छ परिपथ विन्यास पर विचार करेंगे, जिसमें कम से कम 3 सुस्पष्ट संधियाँ या नोड्स, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाए हैं, प्रदर्शित करता है। 3 संधियाँ A, B, C है, जिनमें संधि A और B के बीच में प्रतिबाधा Z जुड़ी है तथा संधि C भूसंकल्पित है। हम संधियाँ A, B, C को क्रमशः वोल्टा VA, VB और VC द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, जहाँ VC = 0 क्योंकि C को निर्देश संधि है। अब हम प्रतिबाधा Z को दो प्रतिबाधाओं Z1 और Z2 द्वारा बदल देते हैं, जो समीकरण का पालन करते हैं। Z1 + Z2 = Z और VC' = VC = 0। यहाँ पर नई संधि C' पर वोल्टा VC' है, जैसे कि हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। समीकरण के कारण सभी वोल्टा तथा धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः I = VA - VB/Z और I = VA - VC'/Z1। समीकरण से VA - VB/Z = VA - VC'/Z1। VA - VZ/Z = VA/Z1, Z1 = VA/VA - VB, Z = Z/1 - VB - VA, तो Z1 = Z/1 - K, K = VB/VA और I = VC' - VB/Z2। समीकरण से VA - VB/Z = VC' - VB/Z2। समीकरण का और अगर हम सॉल्व करेंगे तो VA - VB/Z = VC' - VB/Z2, यानी कि VA - VB/Z = -VB/Z2, यानी कि Z2 हो जाएगा VB/VA - VB, Z = VB/VB - VA, तो Z2 हो जाएगा Z/1 - VA/VB, या फिर इसको हम लिख सकते हैं Z/1 - 1/K, या फिर इसको लिख सकते हैं Z/K-1/K, या Z2 = KZ/K-1। ये हमने इसको प्राप्त किया है। इस चित्र के अनुसार यदि नोड C तथा C' को लघुपतित कर दिया जाए तो वोल्टा तथा धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि VC' = VC, और इस चित्र में हमने इसको समतुल्य पाया है। इस परिपथ के अनुसार मिलर प्रमेय के अनुसार है, यह प्रमेय सभी तरह के असाधारण परिस्थितियों में मान्य है, बशर्ते VA ≠ VB, VA ≠ VC, VB ≠ VC। तो ये हमने बात करी है मिलर प्रमेय के बारे में। धन्यवाद। अगली क्लास, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और इसकी एक वैकल्पिक परिभाषा की उत्पत्ति हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे। तो उस वैकल्पिक परिभाषा तथा उत्पत्ति के लिए एक जाल जिसके निवेशी तथा निर्गम टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा Z से जुड़ी हो, जिससे वोल्टा लाभ AV प्राप्त हो रहा हो, उसे एक तुल्य परिपथ के प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें प्रतिबाधा Z को हटाकर निवेशी टर्मिनलों के मध्य एक प्रतिबाधा Z1 = Z/1 - AB तथा निर्गम टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा Z2 = Z AV/AV-1 लगी हो, इसे मिलर प्रमेय कहते हैं। अब हमने इसको मूल चित्र में प्रदर्शित किया है तथा मिलर प्रमेय के अनुसार तुल्य परिपथ है इस प्रकार से होगा, जैसे कि हमने 1.74 में दिखाया है। इस चित्र के अनुसार I1 = V1 - V2/Z और वोल्टा लाभ AV = V2/V1। तो V2 = AV/V1, V2 का मान अगर हम रखते हैं तो I1 = V1 - AV/V1/Z, ये हो जाएगा 1 - AV V1/Z, ये हो जाएगा V1/Z/1 - AV। यदि चित्र के परिपथ को सही मान लें तो फिर I1 = V1/Z1
और V1/Z1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई Z1 माइनस AB। तो Z1 इज इक्वल टू Z डिवाइड बाई 1 माइनस AB। इस चित्र से I2 इज इक्वल टू माइनस I1, अतः I2 इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई Z। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई Z। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V2 बाई AB डिवाइड बाई Z। यह हो जाएगा AB माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज V2 डिवाइड बाई Z B, यानी कि I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई Z AB डिवाइड बाई AB माइनस 1। और इस चित्र में परिपथ को सही मानने पर I2 इज इक्वल टू V2 बाई Z2, और समीकरण से V2 बाई Z2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई Z AB बाई AB माइनस 1, यानी कि Z2 इज इक्वल टू Z AB बाई AB माइनस 1। और ये हमें सिद्ध करता है कि ये मिलर का प्रमेय सिद्ध हुआ है। धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त है। अगली बार हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।